दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 18वां लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले 17 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। स्टडी 91 का ही वीडियो क्यों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि सभी सब्जेक्ट से दोस्तों हमने सवाल कवर किए हैं। एक दिन में सभी सब्जेक्ट पर आपका ध्यान जाएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और परीक्षा में जो आपको डर मिलता है, जो भय होता है, उससे आप मुक्त हो पाएंगे। क्यों? ज्यादातर बच्चे परीक्षा में 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर के बीच में दोस्तों, 5 या 10 नंबर तक में दोस्तों फेल मानते हैं अपने आप को कि अगर 5-10 नंबर और होता तो हमारा हो गया होता सिलेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों उस चीज को मैं दूर करना चाहता हूं। और वो चीज दूर कैसे होगी? जब आप एग्रीकल्चर के सवाल देखेंगे, जब आप साइंस टेक के सवाल देखेंगे, जब आप जनसंख्या नगरीकरण का सवाल देखेंगे, जब आप यूपी स्पेशल का सवाल देखेंगे, आप एग्रीकल्चर का सवाल देखेंगे, विविध के सवालों को पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो आप नहीं पढ़ते वही आपको पढ़ना है। ठीक है, और वो कैसे पढ़ना है, तो आइए नितिन सर के साथ मिलकर आप अपनी पढ़ाई को आरंभ कीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आयोग के सवालों को तोड़ करके नए नए सवालों को मैंने बनाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, स्टडी 91 के वेबसाइट से, एप्लीकेशन से आप कई सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कोर्स यहां पर दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट वाइज कोर्स है दोस्तों। एक बार सब्जेक्ट वाइज इतनी मजबूती बना लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत का कोई भी एग्जाम देंगे, किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे, कहीं डाउट नहीं रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपनी क्लास को। एक एक चीजें ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित सवाल है। ये प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूं, जो परीक्षा में आया है हम उन्हीं सवालों पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सवाल था कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? क्या थी दोस्तों? आदिवराह नामक उपाधि ये किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण किया था, आपको यही बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वत्सराज है, नागभट्ट द्वितीय है, मिहिर भोज है और नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये जो मिहिर भोज का नाम आप पढ़ते हैं, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? ये आदिवराह की उपाधि धारण किया था। कुछ सवाल और मैं बनाता हूं। आयोग ने चलो ये सवाल पूछ दिया, कल को ये भी पूछ सकता है कि प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो क्या बताएंगे दोस्तों? मिहिर भोज। कौन थे दोस्तों? यही मिहिर भोज हैं, जो प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कहे जाते हैं। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, ये सबसे शक्तिशाली तो थे, लेकिन इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नहीं किया था। स्थापना किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। एक और सवाल आपको मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को किसने पराजित किया था? चलिए, राष्ट्रकूट की बात आ गई है तो मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन कहे जाते हैं। बताइए, यह भी सवाल परीक्षा में आएगा तो क्या बताएंगे? दंती दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दंती दुर्ग। ये कौन थे? ये राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक थे। और राष्ट्रकूटों के द्वारा क्या स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इन्होंने एलोरा बनवाया था, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो एलोरा, रा से राष्ट्रकूट याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? अजंता, जिसे कोई नहीं जानता और किसे कोई नहीं जानता, जो गुप्त होता है। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? गुप्त शासकों ने कराया था। जबकि एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। ठीक है, फिलहाल आपसे पूछ रहा कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने, राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय को किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने पराजित किया था? तो याद रखेगा, नागभट्ट द्वितीय ने। किसने पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था। दोस्तों, एक त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं आप। ठीक है, इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था। कौन कौन थे? तो एक तो राष्ट्रकूट थे, दूसरा दोस्तों इसमें पाल वंश था, और तीसरा दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, ये 3 के बीच में दोस्तों त्रिकोणीय संघर्ष होता है। इसे त्रिकोणीय संघर्ष भी कहते हैं या फिर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आप याद रखेगा। एक ऑप्शन में कौन नाम दिया? वत्सराज। ठीक है, ये वत्सराज दोस्तों कौन था? इसके बारे में 2 लाइन पढ़ लीजिए। तो वत्सराज याद रखेगा, राजस्थान का पहला शासक था, राजस्थान का प्रथम शासक, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का ही, ठीक है, प्रथम शासक था, जिसने क्या विजय किया था? जिसने बंगाल विजय किया था, प्लस दोस्तों कन्नौज का विजय किया था। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है ना, तो बंगाल और कन्नौज, ये विजय किसने किया था दोस्तों? तो याद रखेगा, वत्सराज ने किया था। फिलहाल आपका जो सही जवाब है वो है मिहिर भोज। ठीक है, एक एक सवालों को तोड़ करके जब आप पढ़ेंगे ना,
तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस स्तर की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जब आप स्टडी 91 पर आते हैं ना, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप याद रखते हो कि हाँ सर ऐसे पढ़ना चाहिए। ये तरीका होता है पढ़ने का। एक एक प्रश्न को खोल दो, जितने भी ऑप्शन दिए ना सब ओपन कर दो, जहां जितनी जरूरत है वो चीजें पढ़ते चलो। अगला सवाल हमारा मध्यकालीन इतिहास से है, मिडावल हिस्ट्री का सवाल है। यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन सी घटना बाद में घटित हुई, उस हिसाब से दोस्तों आपको सेट करना है, ठीक है। तो लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, या फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। याद रखेगा तराइन का द्वितीय युद्ध यह मोहम्मद गौरी और वर्सेज पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान कौन थे दोस्तों, चौहान तृतीय थे, इनके नाम से दो और लोग रहे हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो दो लड़ाइयां लड़ी गई थी, एक तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, एक तराइन का द्वितीय युद्ध था जो 1192 में लड़ा गया था। तो ये द्वितीय वाली की बात कर रहा है, तो यहां सन क्या आ जाएगा दोस्तों, 1192 ईस्वी। इसी तरह से जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों ये खिलजी वंश का संस्थापक था। याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने शासन किया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अंततः लोदी वंश को समाप्त करके बाबर की कहानी शुरू होती है, जहां मुगल वंश का आरंभ होता है, ठीक है। आखिरी लड़ाई हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हारा था, बाबर जीता था, फिर मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। खैर वो बातें रखिए। गुलाम वंश का आरंभ हुआ था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। 1290 में गुलाम वंश समाप्त होता है। 1290 में दोस्तों कौन सा स्टार्ट होता है, खिलजी वंश की शुरुआत होती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा जान की हत्या कर दिया 1296 ईस्वी में, ठीक है। ये पूरी कहानी है। जब आप कभी हमारे साथ अच्छा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर ना हिंदी के मास्टर हैं। अच्छा, हिंदी के मास्टर, फिर ये इतिहास कैसे पढ़ा रहे हैं, आप जाके पढ़ो, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए। मैं हिस्ट्री भी पढ़ाया हूं, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाया हूं, मैं पॉलिटी भी पढ़ाया हूं, मैं साइंस, मैं आपकी तरह हूं। मैं मास्टर नहीं हूं, मुझे टीचर की कैटेगरी में मत रखना, मुझे हमेशा स्टूडेंट की कैटेगरी में रहना पसंद है। स्टूडेंट क्यों, जिस दिन मैं टीचर बनाना मैं एक विषय का विशेषज्ञ होऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं स्टूडेंट बन के रहा ना तब तक मैं हर सब्जेक्ट पढ़ूंगा। आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो या सब सब्जेक्ट पढ़ते हो, बोलो महान कौन, टीचर या आप महान हो। आपको ज्यादा मेहनत करना, आपको ज्यादा पढ़ना है। टीचर क्या, हिंदी का मास्टर दिन भर हिंदी पढ़ रहा है तो उसको तो हिंदी याद ही हो जाएगी। अरे बनना है किसी को तो आपके जैसा बने। आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, 15 सब्जेक्ट देखो, ये सब लोड आपके सर पे। ऊपर से करंट अफेयर अलग से, मैथ रीजनिंग के सवाल अलग से, हाँ है कि नहीं। तो सब कुछ आपके सर पे है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके पास है, आपके पास है। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं और वही बन के रहना चाहता हूं। मैं कभी टीचर जैसा व्यवहार ही नहीं किया, ना कभी समझा अपने आप को। जिस दिन समझ लेता, जिस दिन मेरा मन मान लिया कि मैं टीचर हूं ना, फिर मैं एक ही विषय पर टिक जाऊंगा। मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहता हूं, इसलिए आप ही की तरह सोचता हूं और पढ़ता हूं, ठीक है। तब जाके सारी चीजें याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई। अगला दोस्तों अफगानपुर षड्यंत्र। ये अफगानपुर षड्यंत्र दोस्तों ये तुगलक वंश से संबंधित है। 1325 ईस्वी में दोस्तों ये षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये जब आप तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे तब चीजें मिलेंगी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आया और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारा काम कराया, ठीक है। अलग बात है, ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन, ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी कही जाती है। और राजधानी परिवर्तन कब हुआ था दोस्तों, 1327 ईस्वी में। कब हुआ था, 1327 ईस्वी में। तो आपने सेट कर दिया। एक बार आइए यहां पर देखते हैं। तो 1327 में ये वाली घटना हो जाएगी, 1325 में, ठीक है, 25 में ये वाली घटना हो जाएगी, और जलालुद्दीन खिलजी 1296 में ये वाली घटना हो जाएगी, तराइन द्वितीय 1192 में ये वाली घटना हो जाएगी। तो क्या बनेगा, पहले 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर जो है 1 बनेगा, तब जाके 2 बनेगा, ठीक है। तो 4 3 1 2 करिएगा, 2 1 नहीं, 4 3 1 2 ना, 4 3 2 1, 25 27 है ना, ठीक तो है। तो 4 3 1 2 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए बताइए, 4 3 1 2, पहले 27 पीछे से जा रहे, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, यहां पे सही करिए। मैं सोचा यहां नीचे चल रहा हूं ना, तो पहले वाला सन पड़ेगा, फिर ये सन पड़ेगा, फिर जो है ये वाला सन पड़ेगा, नहीं ये वाला सन पड़ेगा, 1 पड़ेगा, फिर 2 पड़ेगा, यही पड़ेगा ना यार।
नहीं नहीं ठीक है भाई, कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पहले जब नीचे जाएंगे 1100 के बाद 1200 ईस्वी, फिर 1325 पड़ेगा 2, फिर लास्ट में पड़ेगा तो 4 3 2 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि उल्टे लिखा हुआ है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। बहुत आराम से परीक्षा में करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सन क्लियर होना चाहिए, कौन सी घटना कब घटित हुई ये क्लियर होना चाहिए, फिर उसका सीक्वेंस जो है सही ढंग से कर लीजिए। तो सीक्वेंस 1192, 1296, 1325, 1327 है तो सही। ठीक है, अब देखिए यही देख के लिख दिया होता, लेकिन चलिए ये ठीक है। ठीक है, 4 3 2 1 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल जो पूछा गया है ये प्री परीक्षा 2021 का सवाल है। सुनिए सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बार बार ऐसे सवाल देता है परीक्षा में, आज कोई पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसे सवाल होता है। तो जब आप इस तरह के सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे तब मजा आएगा आपको। लिख रहा दोस्तों, करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र जो स्टार्ट किया गया था वो। कौन सी घटना पहले है? तो सबसे पहले दोस्तों घटित हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी नामक दोस्तों एक समाचार न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। और ये न्यूज़पेपर दोस्तों कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? ये 1881 ईस्वी की घटना है। यहां आप नोट करिएगा दोस्तों, 1881 ईस्वी की घटना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों घटना होता है खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड दिया गया था, ये वाली घटना आती है। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1908 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1908 ईस्वी में। करजन वायली की हत्या दोस्तों 1909 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेगा। और अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो अबुल कलाम आजाद जी ने स्टार्ट किया, ये जाके 1912 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1912 में। ठीक है, 1912 में भी राजधानी परिवर्तन भी हुआ था। तो ये सवाल आप याद रखेगा, अब इसी हिसाब से आप सेट कर लीजिए। तो करजन वायली की हत्या ये 1909 ईस्वी हो जाएगा, मृत्युदंड वाली घटना ये 1908 ईस्वी हो जाएगा और अल हिलाल का प्रारंभ ये 1912 ईस्वी हो जाएगा। तो सेट करिए क्या बनेगा पहले? तो सबसे पहले बनेगा 3 नंबर, दूसरे नंबर बनेगा दोस्तों खुदीराम बोस को मृत्युदंड यानी 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर। तो 3 2 1 4 आपका सही जवाब होगा। 3 2 1 4 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। एक काम और करते हैं, कुछ अलग से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये वाला सवाल पढ़ते हैं ना, केसरी वाला, तो ठीक है। ये बताइए, ये जो मृत्युदंड दिया गया था खुदीराम बोस जी को, ये कहां पर दिया गया था? एक सवाल आता है कि खुदीराम को मृत्युदंड किस जेल में दिया गया था। अगर इतने लेवल पे जाके सवाल पूछे तो आप उत्तर बता पाओगे क्या? याद रखेगा, मुजफ्फरपुर जेल में। कहां दिया गया था? मुजफ्फरपुर जेल में। ठीक है, खुदीराम बोस को जो फांसी हुआ था, मृत्युदंड हुआ था, वो कहां हुआ था? वो हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। ये आप याद रखेगा। अच्छा, करजन वायली की हत्या 1909 में हुआ, ठीक है, लेकिन किया किसने था? करजन वायली की हत्या किसने किया था दोस्तों? तो याद रखेगा, मदन लाल ढींगरा ने किया था। किसने किया था? मदन लाल ढींगरा के द्वारा दोस्तों करजन वायली की हत्या की गई है 1909 ईस्वी में। ये अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है, ये किस भाषा में आता था? अल हिलाल, तो इसका नाम ही आप पढ़ के बता सकते हैं दोस्तों, ये उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। किस भाषा का था? उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, जो कि अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लाया गया था। अबुल कलाम आजाद जी दोस्तों याद रखेगा 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। ठीक है, 1940 से लेकर 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं दोस्तों? ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये सवाल भी याद रखेगा। ठीक है, आजादी के समय जेबी कृपलानी आ गए थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। फिलहाल आपने सेट कर दिया, तो इस स्तर की तैयारी कीजिए ताकि मजा आ जाए। अगला सवाल दोस्तों हम लोग अटेंड करते हैं भारत के भूगोल से। ठीक है, और देखते हैं कि उस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी कैसी है। सवाल है दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 का, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है आपको ये बताना है। अब बच्चा जानता है, जो रट के बैठा बच्चा, वो बच्चा बैठा रट के कि सर सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गंगा नदी का है, जो कि यहां पर दिया ही नहीं गया गंगा नदी के बारे में। दूसरी जो सबसे बड़ी बेसिन है दोस्तों, गंगा बड़ी, गोदावरी जरूर कही जाती है, लेकिन गोदावरी का बेसिन गंगा से छोटा है, तो गोदावरी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे पूछता तो याद रखेगा कृष्णा होता। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अगर हम किसकी बात करें, हम बात करें दोस्तों नदी बेसिन के हिसाब से देखने की। ठीक है, किसके हिसाब से? नदी बेसिन की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा नदी बेसिन माने समझते हैं कि नहीं?
आपके घर में टंकी है जिसमें पानी भरा जाता है, वो टंकी किसी घर में छोटा होगा 500 लीटर का, किसी घर में 1000 लीटर का, किसी के घर में 2000 लीटर का, किसी घर में 5000 लीटर का, किसी घर में बहुत बड़ा टंकी होगा 10,000 लीटर का। तो ये होता है जल ग्रहण, ठीक है, उस टंकी का जल ग्रहण, उस टंकी द्वारा कितने जल का ग्रहण किया जा सकता है। उसी तरीके से यहां पर नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होता है कि उस नदी में कितना पानी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गंगा का है, दूसरे नंबर पे गोदावरी का है, तीसरे नंबर पे कृष्णा का, और तीनों ऑप्शन यहां से गायब है। अब हम क्या करें, अब दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों याद रखेगा सोन नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। सोन नदी जो है दोस्तों ये पटना के पास में है, ठीक है, पटना के पास में जाकर ये गंगा से जाके मिल जाती है, ठीक है, गंगा से जाके मिल जाती है, पटना जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है सोन नदी पर स्थित परियोजना का नाम बताइए, किसी परियोजना का नाम बताइए जो सोन नदी पे है, ठीक है। तो पूछता है परीक्षा में, याद रखेगा बाण सागर परियोजना, कई सारी परियोजनाएं हैं उसमें से बाण सागर का नाम याद रखेगा, बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है, ठीक है। अच्छा, सोन नदी पर से संबंधित जो ये परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए अगर सोन नदी देखेंगे तो सोन नदी का उद्गम होता है वहां से अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से उद्गम होता है, तो यहां पर मध्य प्रदेश आप याद रखेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों यहां उत्तर प्रदेश का भी नाम याद रखेगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दोस्तों यहां बिहार का भी नाम याद रखेगा, ठीक है। ये तीनों जगह से नदी गुजरती है, इसीलिए इस परियोजना का लाभ इन तीनों को मिलता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला सवाल क्या दे रहा है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो यह बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से करती है दोस्तों, यह बिजनौर से प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम कहां पे है दोस्तों, तो बताया, तो सोन नदी का उद्गम कहां पर है दोस्तों, यह अमरकंटक में है। कहां पर है, अमरकंटक। अमरकंटक कहां पड़ता है दोस्तों, अमरकंटक है मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है, इसको याद रखेगा। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन दोस्तों किसका है, तो यह भी आपको बता दिया कि सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा का है, गंगा का है। गंगा का बाद किसका है दोस्तों, गोदावरी का है, गोदावरी का, गोदावरी के बाद किसका दोस्तों, तो कृष्णा का है, ठीक है। ये नदी बेसिन के हिसाब से ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है। महानंदा नदी की बात करें जो ऑप्शन में दिया महानंदा नदी, ये महानंदा नदी दोस्तों ये बिहार और प्लस क्या दोस्तों, बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी पहले बंगाल याद रखेगा, बिहार बंगाल प्लस बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ये तीन जगह दोस्तों होकर चलती है, भी याद रखेगा। रामगंगा बताई दिया। गंडक नदी की बात करें दोस्तों तो गंडक जो है यह नेपाल और बिहार के बीच में अपनी सेवाएं देती है, ठीक है, नेपाल प्लस बिहार, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल जो आपका सही उत्तर है वो है सोन नदी। तो इतना मेरे हिसाब से आपके लिए काफी है, इतनी चीजें आप जानते रहिए। देखिए हर क्वेश्चन पे ना बातचीत करना सीखिए, जितना ज्यादा बातचीत करेंगे उतना ज्यादा आंसर आपको पता होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों विश्व के भूगोल से, और ये प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, ठीक है, कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। सर वाकई मानना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सवाल है ना, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल मिल रहा है। हम लोग लगातार कई दिन से देख रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही सवाल आता है। ये पोलिनेशिया द्वीप की बात करें, आइए मैं आपको एक एक चीजें बताता हूं। पोलिनेशिया द्वीप की बात करें तो दोस्तों अगर ये पूछे किस देश का हिस्सा है पोलिनेशिया, तो आप याद रखेगा न्यूजीलैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों, यह न्यूजीलैंड का हिस्सा है। और आपको यह भी जानना पड़ेगा न्यूजीलैंड की राजधानी कहां दोस्तों, तो याद रखेगा वेलिंगटन। कहां पे दोस्तों, वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की क्या है, राजधानी है, ठीक है। अच्छा ये तो अपनी जगह है। ये जो तीन आप पढ़ रहे हैं ना, टोंगा, तुवालू और ताहिती, ये तीनियन को छोड़ दीजिए, तो ये टोंगा, तुवालू और ताहिती, क्या क्या, टोंगा, टोंगा, तुवालू, तुवालू और ताहिती, ठीक है, ताहिती, ये किसके हिस्से में आती है दोस्तों, ये सब पोलिनेशिया के हिस्से में आती हैं। और केवल इतना ही नहीं, और भी याद रखिएगा परीक्षा में कल आपसे नया पूछ सकता है समोआ। क्या पूछ सकता है, समोआ। कल आपसे पूछ सकता है न्यू, न्यू मत बोलेगा, न्यू, ठीक है। कल आपसे पूछ सकता है टोकोलाउ। क्या पूछ सकता है, टोकोलाउ। ये थोड़ा अजीब अजीब नाम है लेकिन यहां ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है, टोकोलाउ। तो ये सब कहां लिखेंगे दोस्तों, इसी तरह से एक आइलैंड है कुक आइलैंड। कौन सा है दोस्तों, कुक आइलैंड, ठीक है, कुक आइलैंड, आइलैंड, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसके हिस्से में आता है, ये पोलिनेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी तरह से जो तीनियन है, ये तीनियन किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखेगा यह उत्तरी मेरियाना के अंतर्गत आता है, उत्तरी मेरियाना, उत्तरी मेरियाना। दोस्तों आपने एक मेरियाना गर्त का भी नाम सुना होगा जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी मेरियाना, उत्तरी मेरियाना कहां पर स्थित है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है और दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त कितना, 11,022 मीटर,
मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर, ठीक है, 11,022 मीटर, ठीक है, ये गहरा है। उसी तरह धरातल पर सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, ये सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितना? तो माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है ना, उससे कई गुना ज्यादा गहरा कौन है? ये मेरियाना गर्त है। ये कहां पर है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो इसी से दोस्तों आप इसको भी याद रखेगा, ये उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है, तीनियन द्वीप, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आई बात समझ में? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है, बहुत ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। जनसंख्या नगरीकरण का सवाल प्री परीक्षा 2017 में सवाल आया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है? ठीक है, भारत में जितनी भी नगरीय जनसंख्या है, नगर में रहने वाले लोग हैं, उनमें से कितने लोग महानगर में रहते हैं? अब महानगर कितने दोस्तों? महानगरों की संख्या 4 है। कितनी है दोस्तों? महानगरों की संख्या 4 है। उत्तर में देखेंगे दोस्तों तो दिल्ली है, ठीक है। पूर्व में देखेंगे दोस्तों तो कोलकाता है, कोलकाता है। पश्चिम में देखेंगे दोस्तों तो मुंबई है, मुंबई है। और दक्षिण में देखेंगे दोस्तों तो बंगलोर है, ठीक है। ये जो 4 महानगर है दोस्तों, बंगलोर, ठीक है, ये जो 4 महानगर हैं, इन महानगरों में जो संख्या निवास करती है वो नगरीय जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? तो 42.61%। कितना दोस्तों? 42.61% जनसंख्या है। आइए कुछ नया सवाल पढ़ते हैं। लेकिन अब भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी दोस्तों? तो बता तो दिया कि 42.61%, ये दोस्तों नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर भारत में नगर में रहने वाले कुल लोग कितने हैं टोटल? ठीक है, तो याद रखिएगा 377 मिलियन लोग हैं। कितने दोस्तों? 377 मिलियन लोग हैं, ठीक है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन बराबर क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा 10 लाख होता है। उसी हिसाब से काउंट कर लो, 377 मिलियन लोग भारत में कहां रहते हैं? नगरों में निवास करते हैं। अब उसका जब 42% निकालोगे 377 मिलियन का, क्या निकालोगे? 377 मिलियन का 42%, ठीक है। तो एक मोटी मोटा आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं वो आएगा दोस्तों लगभग 160 मिलियन। कितना आएगा? 160 मिलियन आएगा। तो महानगरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 160 मिलियन है, ठीक है। और कुल नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 377 मिलियन है। अगर परसेंटेज देखेंगे तो कितना आएगा? 42.61%, 42.5% मान लो, ठीक है। ये 42.6 कर दो, ठीक है, ये कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आंकड़ा जो है यहां तक जाएगा निकल के, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आई बात समझ में? क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? वयस्क मताधिकार कौन प्रदान करता है दोस्तों? देखिए, अगर हम 324 की बात करें तो 324 दोस्तों ये निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? निर्वाचन आयोग के बारे में। 325 की बता दें, 25 के बारे में दोस्तों, वो मूल वंश, जाति और ये सब चीजों के आधार पर दोस्तों वहां पर उनको अपात्र नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताता है। 326 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो वयस्क मताधिकार की बात करता है, ठीक है। वयस्क मताधिकार की बात कौन करता है? अनुच्छेद 326 करता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र दोस्तों 18 साल कम से कम होना चाहिए, वो अपना मतदान दे सकता है। तो वो नियम कहां दिया गया? वे अनुच्छेद 326 में बताया गया, ठीक है। और सवाल देखते हैं, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखेंगे, पहले 21 वर्ष के जो लोग हो जाते थे वो अपना मत देते थे, लेकिन नियम चेंज कर दिया गया, तो 21 से घटाकर इसको 18 कर दिया गया। और ये कब किया गया दोस्तों? याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के तहत ये नियम लाया गया था। और ये संशोधन कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था दोस्तों? 1989 में यह 61वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद से 18 वर्ष उम्र के जो लोग हैं वो अब मतदान देते हैं। 21 के लिए जो बाध्यता थी वो समाप्त कर दी गई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आज निर्वाचन आयोग दिया, कल आपसे चुनाव आयोग दे सकता है, चुनाव आयोग भी लिख सकता है। तो एक ही बात है, इलेक्शन कमीशन। याद रखेगा, इससे संबंधित अनुच्छेद है 324।
करा धर्म या मूल वंश या जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन के लिए अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। ये कहां बताया गया दोस्तों? ये बताया गया अनुच्छेद 325 में, ठीक है। और 326 में वयस्क मताधिकार की बातें आती हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का सवाल है, इसे भी आप याद रखें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये आपके भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया था। लिख रहा है इसमें मूलभूत कण कौन सा है? मूलभूत कण कौन सा है? वैसे जब हम मूल कणों की बात करते हैं, जब हम कभी मूल कण की बात करते हैं तो जो हमने बचपन से पढ़ रखा है वो तीन चीजें पढ़ रखा है। एक पढ़ रखा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ रखा दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दोस्तों अगर इनके जन्मदाता की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने किया था तो ईंट पन्ना, तो जे टॉमसन का नाम आता है, ठीक है। जे टॉमसन। प्रोटॉन पर मतलब रदरफोर्ड का नाम आता है, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड का नाम आता है। न्यूट्रॉन मतलब चैडविक का नाम आता है, ठीक है, चैडविक का नाम आता है। तो ये तीन चीजें दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिन्होंने खोज किया, तो हम यही पढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहां पे चीजें नहीं होता, ठीक है। अब थोड़ा इससे भी गहराई में जाना है। एक शब्द आपको मिलेगा क्वार्क। क्या मिलेगा? क्वार्क मिलेगा, ठीक है। क्वार्क को दोस्तों इससे भी नीचे जाके मूलभूत कण स्वीकार किया गया है। तो यहां जो बच्चे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या पाई मेसान टिक करेंगे गलत हो जाएगा। आप यहां टिक करेगा दोस्तों क्वार्क। क्या टिक करेंगे दोस्तों? क्वार्क टिक करिएगा, ठीक है। लिख रहा है क्वार्क एकजुट होकर के किसका निर्माण करते हैं? जब क्वार्क मिलते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों? ये हेड्रॉन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? हेड्रॉन का निर्माण करते हैं, हेड्रॉन का निर्माण करते हैं, ठीक है। लिख रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किन मूल कणों से मिलकर बनते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा क्वार्क से मिलकर बनते हैं, क्योंकि अब उनसे छोटा कण ढूंढ लिया गया है जिसे क्वार्क नाम दिया गया, ठीक है। लिख रहा है परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला कण कौन सा है? जो नाभिक में रहता है तो नाभिक में P+N रहते हैं। यानी क्या रहते हैं दोस्तों? P+ यानी N मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, ये नाभिक के अंदर होते हैं। और चक्कर कौन लगाता है दोस्तों? नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाता है? तो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये याद रखेगा। तो ये दोस्तों भौतिक रसायन विज्ञान से, वैसे रसायन का सवाल है, हमने भौतिक रसायन एक साथ लिखा हुआ है, तो कभी भौतिक के सवाल देता हूं, कभी रसायन विज्ञान के सवाल देता हूं। तो ये सवाल आप याद रखेगा, ये परीक्षा का लेवल है। साथ में मैं बताते चल रहा हूं कि कौन सा किस परीक्षा में पूछा गया, तो प्री के साथ साथ आप मेंस के सवालों को भी देखते चलिए, ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है प्री परीक्षा 2017 में आया हुआ सवाल है। ये आपके बायोलॉजी से संबंधित सवाल है, जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वो बताइए। देखिए एक तरफ मैं सीधे सीधे लिख दूं, एक तरफ मैं मेल लिखता हूं, ठीक है, और दूसरे तरफ मैं फीमेल लिखता हूं। देखिए आप कंफ्यूज मत होएगा, कंफ्यूज कहां होते हैं बता देता हूं। जब दोस्तों कभी किसके बारे में पूछे, देखिए एक होता है एंड्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन। ये जो स लिखा रहता है वो फीमेल में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो एस्ट्रोजन है ये कहां पर है? यहां पर है। अगर यहीं लिखता दोस्तों एंड्रोजन, क्या पूछता? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन कहां होता है? मेल में होता है, ठीक है। बात आई समझ में? तो यहां तो स्त्रीलिंग पूछा था, किसका बारे में पूछा था? फीमेल वाला पूछा था ना, तो फीमेल के हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्ट्रोजन हो जाएगा। थायरॉक्सिन तो दोस्तों कहां होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है। कहां पर होता है? थायराइड ग्लैंड, नाम सुना होगा आपने, थायराइड ग्लैंड, ये उससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ग्लैंड ये उससे संबंधित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बचे जो दो, इससे मैं नए सवाल आपको देता हूं। सवाल कैसे आता है देखिए, लिख रहा है मादा में। मादा मतलब सीधे सीधे फीमेल में, ठीक है। मादा यानी फीमेल में। फीमेल में सेक्स जागरूकता के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? जो सेक्स जागरूकता के लिए क्या है? जिम्मेदार है, वो कौन होता है दोस्तों? तो जो आप यही पढ़ रहे हैं एस्ट्रोजन। अगर उनके अंदर एस्ट्रोजन की कमी होगी तो याद रखेगा मादा के अंदर दोस्तों सेक्स, यही सेक्स हार्मोन है जो सेक्स पैदा करता है, ठीक है, उसके भाव पैदा करता है, ठीक है। तो ये जरूरी है। उसी तरह से नर यानी मेल में, नर का तात्पर्य क्या दोस्तों? मेल के अंदर दोस्तों सेक्स हार्मोन के लिए कौन उत्तरदायी माना जाता है? तो ऐसे तो देखिए पढ़ते हैं आप एंड्रोजन, क्या पढ़ते हैं? एंड्रोजन पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में एंड्रोजन नहीं देता है। परीक्षा में क्या देता है दोस्तों? परीक्षा में देता है टेस्टोस्टेरोन। क्या देता है दोस्तों? पहले लिखेगा टेस्टो लिखेगा, टेस्टोस्टेरोन, ये दोस्तों परीक्षा में देता। अगर मान लो परीक्षा में ना दे तो क्या करेंगे? हम एंड्रोजन ढूंढेंगे, क्योंकि एंड्रोजन के तहत ही दोस्तों टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। तो ये उत्तरदायी होता है। लिख रहा है टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन जो बनता है दोस्तों ये किससे बनता है? तो बनता है दोस्तों ये एंडोस्टेरोन से बनता है। किससे बनता है?
एंड्रोस्टेरॉन से बनता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। कर एंड्रोस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये दोनों ही किससे संबंधित? जो ऊपर आपने पढ़ा एंड्रोजन, ये किससे संबंधित है? एंड्रोजन से। बताया ना कि एंड्रोजन के तहत ही इनको याद रखना है, ठीक है। इतना सवाल है जो आपको घुमा फिरा के देता है और परेशान करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखें, परीक्षा में इस लेवल की तैयारी चाहिए, आप भाग नहीं सकते, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं आपकी अपनी परीक्षा के लिए। समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए 2 स्पेशल किताब हमारे पास है, एक समीक्षा अधिकारी में हिंदी विषय के लिए है, दूसरी किताब जीएस के लिए है। ये क्लास तो अच्छी लग रही होगी, तो मुझे बहुत नहीं आपको समझाना है कि नहीं आप ये किताब लीजिए, आप भली भांति जानते हैं किताब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है। नितिन सर के स्टडी 91 टीम की तरफ से जो किताबें तैयार की जा रही वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने वाली बातें नहीं है। इतने दिनों में भरोसा बन जाना चाहिए, अपने आप बन जाना चाहिए, बहुत प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई समस्या है तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या सीधे व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है, पूछा आयात कर क्या होता है। आयात कर देखिए 2 चीजें होता है, एक होता दोस्तों इंपोर्ट, क्या होता है? एक शब्द होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट कहते हैं आयात को, और दूसरा शब्द होता है दोस्तों एक्सपोर्ट, क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माने क्या होता है? निर्यात होता है। जो बच्चे नहीं जानते मैं एक लाइन में समझा दूं, एक्सपोर्ट करना मतलब देश से बाहर भेजना, किसी भी चीज को क्या करना दोस्तों? क्या करना? निर्यात करना मतलब देश के बाहर बेचना, देश के बाहर बेचना, ठीक है, बेचना क्या होता दोस्तों? बेचना क्या कहलाता दोस्तों? एक्सपोर्ट कहलाता है। कोई चीज आप बाहर सेल कर रहे हो तो वही क्या है दोस्तों? एक्सपोर्ट है, ठीक है। और क्या होता दोस्तों? दूसरे देश से मंगाना, दूसरे देश से खरीदना, सीधे सीधे लिखिए, ठीक है, खरीदना। कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं ना वो क्या होता है दोस्तों? आयात होता है। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, उसी को कहते हैं आयात कर, ठीक है। आयात पर लगने वाले टैक्स को क्या होता कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी मशीन मंगाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा रोबोट मंगाना चाहते हैं जो सर्जरी का काम करेगा, हाँ ठीक है, तो आप वो विदेश से मंगाएंगे तो आयात कर रहे हैं, उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। और टैक्स लगाने से क्या होता है दोस्तों? व्यापार की मात्रा घट जाती है। क्यों? सरकार हैवी टैक्स लगाती है। आप 10 लाख का रोबोट मंगाएंगे, सरकार कहेगी 3 लाख रुपए टैक्स है, तो आप 13 लाख रुपए पे करिए, ठीक है। क्यों मंगाती है? क्योंकि सरकार चाहती है कि बाहर से आप कम सामान मंगाइए, क्योंकि जब आप बाहर से सामान मंगाते हैं तो आप उनको पेमेंट करेंगे, जब आप उनको पेमेंट करेंगे तो भारत की मुद्रा बाहर जाएगी, और भारत नहीं चाहता कि भारत की मुद्रा बाहर जाए, ठीक है। कुल मिला के बड़ी कहानी है, लंबी चौड़ी कहानी है, समझते चलिए, ठीक है। कुल मिला के व्यापार की मात्रा को घटाता है या जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है ये, लेकिन व्यापार बाधाओं में शामिल है। ये दोस्तों व्यापार बाधा में हम किसे क्या क्या मानते हैं कि जो व्यापार बाधाओं में शामिल हो सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। जैसे दोस्तों ये इंपोर्ट ड्यूटी है, क्या है दोस्तों? जो इंपोर्ट ड्यूटी है यह भी व्यापार बाधा में शामिल है, ठीक है। इसकी वजह से लोग जो है परेशान होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कस्टम ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी देखिए, जब भी आप बाहर से सामान मंगाएंगे तो कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ता है, जिसे आप सीमा शुल्क कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको आयात लाइसेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आयात लाइसेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप विदेश में सामान भेज रहे हैं, इसलिए यहां पर आयात लाइसेंस बनाएंगे, मंगा रहे हैं आयात लाइसेंस। इसके अलावा दोस्तों आयात कोर वगैरह हो गया, क्या हो गया? आयात कोर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बाधा का काम करती हैं, ठीक है, ये समस्या का काम करती हैं। हां, अगर आप दूसरे देश में सामान भेजते हैं, जैसे भारत कई सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दे रहा है, जीआई टैग देने के बाद वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर हो जा रहा है, ठीक है। अब उसको दोस्तों भारत से निर्यात करना है, तो बाहर जाएगा तो विदेशी खरीदेंगे तो खूब पैसा भारत को मिलेगा। तो भारत चाहता है आप खूब जम के निर्यात करो, लेकिन आयात कम करो, निर्यात जम के करो। निर्यात करने के लिए भारत सरकार छूट भी देता है कि निर्यात करो, आपको कोई टैक्स नहीं देना, एकदम न्यूनतम टैक्स देना है, ठीक है, ये होता है। लेकिन घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी। क्या लगाया जाता है? हैवी इंपोर्ट ड्यूटी। हमने कहा ना, जब आप विदेशों से मशीनों को मंगाएंगे तो भारत में जो लोग रोबोट बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, उसको कौन खरीदेगा? इसलिए भारत सरकार क्या करती है? हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ज्यादा आयात कर लगाती है, आप बाहर से सामान न मंगा पाओ। इसलिए दोस्तों इससे क्या होगा? घरेलू उद्योगों की रक्षा होगी। वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर कौन सा दोस्तों? तो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी, जिसे आप सीमा शुल्क कहते हैं, ठीक है। ये तो दोनों को देना है सीमा शुल्क, ठीक है, ये दोनों को देना, तो सीमा शुल्क आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये आप तथ्य याद रखेगा, ठीक है, जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसे सीमा शुल्क कहा जाता है।
आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों ये इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सुनिए क्या सवाल दिया था। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, वो बताना जो रॉन्ग है। ठीक है, किससे? एक प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। अब नाम से लगता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर क्या करता है दोस्तों, वो टाइगर से संबंधित, भारत में बाघ यानी चीता के संरक्षण से संबंधित है। उसी तरह से ये हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। ये जो प्रोजेक्ट हाथी आया था दोस्तों, ये 1191-92 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही तथ्य है। यह मानव और हाथियों के बीच टकराव की समस्या को कम करता, यह भी सही है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, नहीं। यहां केवल जंगली क्यों लिख रहे हो, ये सीधे सीधे बोलो हाथी, चाहे दोस्तों हाथी जंगली हो या कहीं की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हाथियों के आवास संबंधित, हाथियों के गलियारे संबंधित, ठीक है भाई, उनका भी तो ख्याल रखेगा। जैसे चीतों का ख्याल रखोगे और चीतों के खान पान, चीतों के स्वास्थ्य, चीतों के आवास पे कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट दोस्तों गलत है, क्योंकि यहां शब्द लगा दिया केवल, ये पॉइंट गलत है। इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, ये भी सही है। कहां से पहली बार स्टार्ट किया गया था, तो झारखंड के सिंहभूमि नामक जगह से स्टार्ट किया गया था। एक सवाल दे रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस राज्य से हुआ, तो जो 1191-92 आप पढ़ते हैं, 91-92, इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेगा ये स्टार्ट हुआ था झारखंड से। और झारखंड में कहां दोस्तों, सिंहभूमि से। कहां से दोस्तों, झारखंड में एक स्थान है सिंहभूमि, वहां से दोस्तों इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, सिंहभूमि जिला से। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया था, उस मिनिस्ट्री का नाम बताइए। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, केंद्र शासित परियोजना है, ठीक है, लेकिन ये वो मंत्रालय बताइए, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। कौन सा दोस्तों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसकी स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है, यह बताइए दोस्तों। इसमें कई लोग हैं, एक तो है भारतीय वन्यजीव संस्थान, नाम सुना है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, इसमें दोस्तों भारत सरकार जो मदद ले रही है वो वन्यजीव संस्थान का भी मदद ले रही है। और एक पढ़ा होगा वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ठीक है, फॉर नेचर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसका भी दोस्तों इसमें योगदान है। तो इनके साथ मिलकर के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक परियोजना है, इस तथ्य को भी आप याद रखें। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दोस्तों आपके एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल है। ठीक है, कृषि से संबंधित सवाल है। ये प्री कैंसिल एग्जाम हुआ था 2016 में, एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें सवाल आया था कनाल बंट रोग है। कनाल बंट रोग दोस्तों ये किस फसल का रोग है, जौ का रोग है, गेहूं का है, बाजरा का है, ज्वार का है, किसका है, तो याद रखेगा दोस्तों कनाल बंट ये गेहूं की फसल में लगने वाला एक रोग है, याद रखेंगे। लिख रहा कनाल बंट रोग से रोग प्रभावित करता है। कनाल बंट किसे प्रभावित करता है दोस्तों, तो कनाल बंट जो है ये गेहूं को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए हम गेहूं की बात कर ले रहे हैं। क्या गेहूं में और कोई रोग नहीं लगता है? गेहूं में दोस्तों खास करके 3 तरह के रोग लगते हैं। ठीक है, एक होता है काला रतुआ। क्या होता है दोस्तों, काला रतुआ। दूसरा होता है दोस्तों भूरा रतुआ, ठीक है, भूरा रतुआ। और तीसरा होता है दोस्तों पीला रतुआ। ठीक है, जब तक पीला रतुआ है कुछ हालत ठीक है, ठीक है, ये एक डिफिकल्ट है। इससे ऊपर जाएंगे तो भूरा रतुआ मिलेगा और इससे ऊपर जाएंगे तो काला रतुआ मिलेगा, पूरा गेहूं का फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कनाल बंट रोग से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मान लीजिए गेहूं में अगर ये लग गया कनाल बंट रोग, तो किसका प्रयोग करेंगे? याद रखेंगे थायरम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? थायरम का, थायरम। ठीक है, थायरम का प्रयोग किया जाता है बचने के लिए। कनाल बंट रोग किस कारण से होता है दोस्तों, तो याद रखें, जैसे ये पूछता है ना बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, तो याद रखेगा उसी हिसाब से कनाल बंट जो रोग है ये कवक से होने वाला रोग है। किससे होने वाला है? कवक से। और किस कवक से होता है दोस्तों, तो उस कवक का नाम है टिलेटिया इंडिका। क्या नाम है? टिलेटिया इंडिका नाम का एक कवक होता है दोस्तों, उसी कवक से ये कनाल बंट रोग जो होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दोस्तों। जौ के फसल में भी दोस्तों याद रखेंगे रतुआ रोग लगता है, रतुआ भी लगता है और बौनापन नामक रोग भी लगता है। ठीक है, रतुआ और बौनापन ये गेहूं के साथ साथ जौ में भी लगता है। अगर हम बाजरे की बात करें, बाजरा खास करके राजस्थान में होता है, ठीक है, मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। बाजरा से संबंधित कौन सा रोग है दोस्तों, तो याद रखेगा बाजरा में एक रोग लगता है दोस्तों हरित बाली। क्या लगता है दोस्तों? हरित बाली। मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, मान लो आज कनाल बंट दे दिया, कल आपसे पूछ ले हरित बाली के बारे में, तब आप क्या करोगे दोस्तों, तो हरित बाली याद रखेगा। इसी तरह से एक फेमस रोग है दोस्तों, इसी में होता है तना छेदक
छेदक कीट, ठीक है। ये जो तना छेदक कीट होते हैं ये तना को खराब कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ज्वार नामक फसल है उसमें कौन सा रोग होता है, दो रोग होता है ज्वार में। एक तो दोस्तों चारकोल रोग है, क्या नाम है दोस्तों, एक रोग का नाम है चारकोल है, और दूसरा रोग है दोस्तों कंड नामक रोग, कंड, ठीक है। कंड या कंडा बोलते हैं, कंड या कंडा ये कहां लगता है दोस्तों, ये ज्वार की फसल में लगने वाला रोग है, तो इसको भी याद रखेगा। फिर से याद रखेगा, ज्वार की फसल में चारकोल रोग लगता है और कंड रोग लगता है, ठीक है। किसमें, ज्वार में। बाजरा में दोस्तों दो रोग लगता है, एक तो दोस्तों तना सड़न होता है, तना छेदक बोलते हैं, तना सड़न बोलते हैं, दूसरा हरित बाली हो गया। करनाल बंट की बात करें तो गेहूं में लगता है। तीन तरह के दोस्तों और रतुआ हैं, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, काला रतुआ, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जौ की बात करेंगे तो जौ में भी रतुआ रोग लगता है और उसके साथ साथ बौनापन रोग भी लगता है, याद रखेंगे। तो पौधे छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, साइंस टेक का सवाल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का सवाल है। यह सवाल दोस्तों स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर दोस्तों कौन सा है, यह आपको बताना है, ठीक है। 20वां परमाणु बिजली घर, जैसे पहले आप जानिए कि नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा कहां है दोस्तों, रावत भाटा आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। उसी तरह से तारापुर कहां दोस्तों, तारापुर आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। आप बताइए 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा था। उसके पहले यहां पर देखिए एक सवाल वही रिपीट कर रहा है कि 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो याद रखेगा दोस्तों ये कैगा कर्नाटक वाला है, ठीक है। कैगा कर्नाटक, ठीक है। कौन सा दोस्तों, कैगा कर्नाटक, ठीक है, कैगा कर्नाटक में स्थित है, याद रखेगा। नरौरा दोस्तों कहां पर है, तो नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर दोस्तों, याद रखेगा बुलंदशहर में स्थित है। कहां पर दोस्तों, यह बुलंदशहर में स्थित है, इसको याद रखेंगे। भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र दोस्तों कौन सा स्थापित किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र वाला पहला है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में जो दोस्तों वो भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र है, यह भी आप याद रखेंगे, यह अच्छा सवाल है। उसी तरह से सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेगा कुडनकुलम। कौन सा है दोस्तों, कुडनकुलम। ये कुडनकुलम कहां पर है, ये कुडनकुलम है दोस्तों तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक एक सवाल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से भी सवाल आ रहे हैं, बार बार देखते चल रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल का सवाल है, थोड़ा पुराना सवाल है लेकिन अपने आप में मजेदार है, बच्चे इसे समझ सकते हैं करंट अफेयर से जोड़ के, लेकिन ये यूपी स्पेशल का सवाल है। लिख रहा उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहा जाता है, यूपीडीआईसी, ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर यही होता है ना, यूपीडीआईसी, सही है। में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम से ने समझौता ज्ञापन किया है, तो दोस्तों इसको डेवलप करने के लिए जो समझौता हुआ है वो समझौता हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से। किससे हुआ दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से। देखिए जब कभी आप इसका नाम पढ़िए ना, स्पेशली दो काम करता है, ठीक है। क्या क्या काम करता है दोस्तों, एक तो दोस्तों इसे रक्षा गलियारे के रूप में जाना जाता है, रक्षा गलियारे के रूप में। ये रक्षा गलियारा क्या होता है दोस्तों, इसमें करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इस 900 करोड़ से दोस्तों 2025 तक क्या किया जाएगा दोस्तों, 100 मिसाइलें बनाई जाएंगी। क्या बनाई जाएगी दोस्तों, 100 मिसाइलें बनाई जाएंगी। और ये जो कॉरिडोर है दोस्तों, यह एक तरह का एक्सप्रेसवे भी निर्माण कर रहा है, ठीक है। एक तरह का एक्सप्रेसवे बना रहा है ताकि दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह पर जाना अच्छा हो जाए। इसमें कुल 6 नोड तैयार किए गए। उन 6 नोड में चित्रकूट का नाम आता है, झांसी का नाम आता है, अलीगढ़ का नाम आता है, आगरा का नाम आता है, लखनऊ का नाम आता है और कानपुर का नाम आता है, ठीक है। पहले यहां पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई। ये दोस्तों शुरुआत कहां से हुआ था, तो अलीगढ़ मीट हुआ था, अलीगढ़ मीट हुआ था, मीट मतलब मीटिंग, ठीक है। अलीगढ़ मीट हुआ था, वहां से दोस्तों इसे शुरू किया गया था। कब दोस्तों हुआ था ये अलीगढ़ मीट, तो 2018 में हुआ था। इसके लिए कितनी नोडल एजेंसी दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों कितनी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, तो इसके लिए देखिए ये तो है, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, लेकिन इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण है वो इसके लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश कैसे लिखूं, एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, दोस्तों ये भी इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये सवाल भी याद रखेगा। और जो इसके नोट्स हैं दोस्तों, कुल कितने नोट्स हैं, तो मैंने बताया ना कि इसके कुल 6 नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं दोस्तों, इसके कुल 6 नोट्स हैं। कौन कौन से, आप अपनी कहानी झांसी से नोट करिए, झांसी से आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे दोस्तों, चित्रकूट से और आगे चलिए, हालांकि रास्ते में तो नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी याद रखेगा आगरा, और क्या याद रखेंगे,
अलीगढ़, फिर वापस घूम के कहां जाइए, कानपुर, कानपुर से कहां पर दोस्तों, लखनऊ, ठीक है, कानपुर, फिर लास्ट में लखनऊ। ये दोस्तों कुल 6 नोड है, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, सही, 6 नोड है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस तरह से स्टडी करना है। आप हमारे साथ जुड़ के ना सिर्फ पढ़ना सीखिए, पढ़ने का तरीका जिस दिन आपको पता चल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सही क्या गलत, पढ़ने हमें कैसे सीखना वो सीखिए, फिर पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। ये सवाल दोस्तों विविध का सवाल है, प्री परीक्षा 2021 में यह सवाल पूछा गया था विविध का, कि एक तरफ भाषा दिया, दूसरी तरफ देश दिया और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे डेनमार्क में दोस्तों डेनिश भाषा बोली जाती है, नीदरलैंड दोस्तों इसमें डच भाषा बोली जाती है, मंदारिन भाषा दोस्तों चीन में बोली जाती है, लेकिन थाईलैंड में दोस्तों भाषा नहीं बोला जाता है। थाईलैंड में दोस्तों एक प्रसिद्ध जगह बैंकॉक राजधानी भी है। ठीक है, याद रखेंगे, यहां पर दोस्तों सेंट्रल थाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस भाषा का नाम क्या है? सेंट्रल थाई भाषा। क्या नाम दोस्तों? सेंट्रल थाई नामक भाषा बोली जाती है, ये आप याद रखेंगे। तो सेंट्रल थाई कहां बोला जाता है दोस्तों? इसको आप याद रखेगा, थाईलैंड में। ठीक है, इसी तरह से डेनिश में भाषा कहां बोली जाती है दोस्तों? तो याद रखेगा, ये डेनमार्क में बोली जाती है। डच भाषा कहां बोली जाती है दोस्तों? यह आपके नीदरलैंड में बोली जाती है, नीदरलैंड में। मंदारिन कहां बोली जाती है दोस्तों? चीन में। और ये जो भाषा लिख रहा है दोस्तों, ये भाषा याद रखेगा, ये इंडोनेशिया में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? भाषा, ये इंडोनेशिया की भाषा है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या दोस्तों? तो इंडोनेशिया ने नई राजधानी घोषित किया है, नुसंतरा को। किसे बनाया है? नुसंतरा इसकी क्या है? राजधानी है। तो यहां फिलहाल आप देश का नाम क्या लिखेंगे दोस्तों? इंडोनेशिया याद रखेंगे। इंडोनेशिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? भाषा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसकी राजधानी मैंने कहां बताया? याद रखेंगे, नुसंतरा राजधानी। कहां पर है? नुसंतरा राजधानी। चीन की राजधानी कहां दोस्तों? बीजिंग राजधानी। कहां पर है? बीजिंग राजधानी है। ठीक है, उसी तरह से नीदरलैंड की राजधानी कहां है? एम्स्टर्डम राजधानी है। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, यही ना। और डेनमार्क की राजधानी कहां भाई? भूल गया, नहीं आ रहा दिमाग में। देखो, अब डेनमार्क के बगल में नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। उसके बगल में स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम है। उसके बगल में फिनलैंड है, जिसे नहरों का देश कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है, उसकी राजधानी हेलसिंकी है। और डेनमार्क की राजधानी में भूल गया, क्या है बताओ? नहीं याद आ रहा भाई, क्या बताया? पुर्तगाल का लिस्बन है, इंग्लैंड का, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लंदन हो जाएगा, स्पेन का मैड्रिड हो जाएगा, फ्रांस का जर्मनी हो जाएगा ना, नहीं जर्मनी नहीं, जर्मनी का बर्लिन है, फ्रांस का कहाँ है? पेरिस है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इसका देखो डेनमार्क का अच्छा ही नाम है। नहीं यार, कोपेनहेगन है क्या? कोपेनहेगन है ना शायद, एक बार चेक करिएगा। डेनमार्क का कोपेनहेगन है क्या? शायद। ठीक है, कोपेनहेगन में लिख दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, गलत होगा तो मेरा दोस्त न देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। बाकी थाईलैंड का बैंकॉक हो ही गया है, तो ये तथ्य याद रखेगा। ये विविध से संबंधित सवाल थे, तो आप और अच्छे से पढ़िए और सीखिए। दोस्तों, स्टडी 91 पर ऐसे बहुत सारे विषय पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें अगर आप लेंगे तो आपको खुद से प्रिंट कराना पड़ेगा। और अगर आप किताब परचेज करेंगे दोस्तों, तो ये किताब बाई पोस्ट आपके घर जाएगी। परचेज कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 दिन में किताब पहुंच जाएगी, लोकेशन के हिसाब से, दूरी के हिसाब से। ठीक है, पहुंच जाएगी किताब। तो याद रखिएगा, 400 किलोमीटर के अंदर अगर आपका डेस्टिनेशन है तो मान के चलिए 2 दिन में, 400 किलोमीटर से ज्यादा का डेस्टिनेशन है, 800 किलोमीटर तो 3 दिन में, और 800 किलोमीटर से ज्यादा डेस्टिनेशन आपका अगर है तो मान के चलिए फिर चौथे दिन किताब जाती है। कोई बच्चा दक्षिण भारत से ऑर्डर कर दे, आप सोचेंगे क्यों? हमने भेजा है किताब, हमने कर्नाटक तमिलनाडु तक किताब भेजा, नहीं न जाने क्यों बच्चे परचेज कर सकते हैं, उन्हें पसंद आता हो क्लास। ठीक है, तो जीके है, जीएस है, चीजें इंपॉर्टेंट है, हर जगह चीजें आती हैं, कहीं न कहीं जरूरी है, तो इसलिए बच्चे परचेज करते होंगे। ठीक है, फिलहाल यही क्लास समाप्त होता है। एक निवेदन आपसे हाथ जोड़कर है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नितिन सर वाकई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो कमेंट जरूर करिए, 2 शब्द मेरे बारे में लिखिए। बाकी क्लास से जरूर जुड़े रहिए। 2 क्लास में स्पेशली देता हूँ, एक सुबह के 10 बजे, एक रात के 8 बजे। छुट्टी भी खूब करता हूँ, ठीक है, कभी कभी लंबी छुट्टी रहती है मेरी। ठीक है, लेकिन जब देता हूं तो अच्छे से देता हूं। तो एक बार फिर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो अगले 10 15 20 दिन तक कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी झमाझम। फिर हो सकता है 2 4 5 दिन में ना पढ़ाऊं, ठीक है, मेरे मन के ऊपर होता है। मेरा अपना मन कहता है कि पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, खाना पूर्ति नहीं करना है, बच्चों के साथ नो टाइम पास, अच्छे से पढ़ाना है, जितना समय देना है बढ़िया देना है। इसलिए एक एक वीडियो मेरे वायरल होते हैं, जितने वीडियो है ना करोड़ों में चले हैं। और ये जो वीडियो आज दे रहा हूं, ये हो सकता है आपको ना पसंद आए, कम पसंद आए, कम बच्चे देखें, लेकिन आज नहीं तो कल इस वीडियो पे बहुत वाचिंग आनी, बहुत वाचिंग। इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, इतने मन से पढ़ा रहा हूं, हो ही नहीं सकता कि वीडियो ना चले, हो ही नहीं सकता भाई।
ये विश्वास कीजिए। चलिए फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये भी निवेदन आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।